Hello guys. Hello. कंगन भी एंटर हो रही हैं. हेलो चंदू. हेलो कंगन. दीपक भी आ गया. तो कैसे हो कंगन आप? और चंदू आप कैसे हो? दीपक तो हमारा स्टार है. हेलो भैया। बढ़िया। बढ़िया. और दीपक तुमने वो देखा क्या कहते हैं जो एनसीईआरटी के और जो प्रीवियस ईयर्स के डिस्कस किए थे उस पोयम के मदर एट 66 के? पोएम के ना? हाँ. हाँ, मैं समझने की कोशिश की पोएटिक डिवाइस, बट पल्ले पड़ा नहीं। पोएटिक डिवाइस, चलो मैं तुम्हें वो भी समझा दूंगा, लेकिन वो उसमें ना जितनी भी पोएटिक डिवाइस यूज करी है अगर मैं तुम्हें दिखाऊं. पीयूष भी आ गया. चलो. स्क्रीन शेयर कर लो भैया। हाँ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. और पीयूष कैसे हो भाई? सुन पा रहे हो तुम पीयूष मेरी आवाज? यस सर. बढ़िया हो? हाँ सर, आप बताइए. मैं भी बढ़िया. और एक नई हमारे साथ स्टूडेंट ने ज्वाइन करा है, उनका नाम है चंदू. सो चंदू, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में, स्कूल में? मैं नारायणा जूनियर कॉलेज में पढ़ती हूँ, विशाखापट्टनम। अच्छा, आप हिंदी के साथ कंफर्टेबल तो हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, बढ़िया. ग्रेट. हाँ तो मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? भैया हाँ तो हम यहाँ पे आते हैं. क्या दिखाना चाहता था मैं तुमको कि एक तो सबसे पहले मैं चंदू को बता दूं, ये हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप है, तो इसमें वो पीछे जाके जितने भी मैसेजेस और जितने भी डाउट्स और बच्चों ने पूछे होंगे या फिर जितने भी यहाँ पे नोट्स वोट्स हैं तो वो सब मैं दे दूंगा आपको. आज हम इंडिगो पढ़ेंगे. और इंडिगो बहुत किसी ने पढ़ा है अभी तक इंडिगो? हाँ हाँ भैया। तुम लोगों के लिए तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया तोहफा है. और किसी और पीयूष तुमने पढ़ा है इंडिगो को? यस सर, यस. तो बढ़िया. शुरुआत का सर पढ़े, थोड़ा लास्ट का छूट गया मेरे को. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. बढ़िया से पढ़ेंगे हम. और आपने चंदू आपने पढ़ा है? और आपकी आवाज नहीं आई थी. पढ़ा था। ठीक है, तो हम पूरा चैप्टर, अच्छा, तो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद एक बहुत बढ़िया गिफ्ट है. तो हो सक बढ़िया लगेगा, वो है इंडिगो के बारे में ही. ऐसा मत सोचना कि कोई चॉकलेट वॉकलेट भेज दूंगा तुमको मैं कुरियर करके, वो गिफ्ट नहीं. इंडिगो के बारे में ही है गिफ्ट. तो इंग्लिश के ट्यूशन फोल्डर में जाते हैं. विस्टास का तो नहीं, फ्लैमिंगो का चैप्टर है ये हमारा. 5वां चैप्टर है, आखिरी चैप्टर है. आखिरी चैप्टर है मतलब? इसका क्या कहते हैं, फ्लेमिंगो का आखिरी चैप्टर है. देखो अगर मैं तुम्हें और दिखाऊं, नहीं है पोयम है. मतलब चैप्टर खत्म? विस्टास हैं, पोयम्स हैं. दिखाता हूँ, रुक जाओ दिखाता हूँ. देख यहाँ पे है मेरे पास. कहाँ पे था फ्लेमिंगो. इससे तुम्हें दिखाता हूँ. तो कंटेंट्स देखते हैं, ठीक है, फ्लेमिंगो के. लास्ट लेसन हमने कर लिया है ना? हाँ नहीं, हाँ 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 नहीं चाहिए अब. लॉस्ट स्प्रिंग हमने कर लिया, पानी हाँ वाला. हाँ सॉरी पानी वाला हाँ नहीं, तो वो मुकेश और साहिब आलम वाला था लॉस्ट स्प्रिंग. तो ठीक है. डीप वाटर हमने कर लिया. हाँ
हाँ रैट ट्रैप देखा, तीनों सीरीज, तीनों पार्ट्स हैं। हाँ हाँ और मैंने तुम लोगों के लिए ना एक प्लेलिस्ट भी बना दिया, जो जो होता जा रहा है ना कंप्लीट, तो ऐसे बना दिया है। ऑडियो बुक, उसके बाद हमारा लाइव सेशन, ऑडियो बुक समरी लाइव सेशन, ऑडियो बुक समरी लाइव सेशन, तो ऐसे एकदम बढ़िया सी प्लेलिस्ट बना दी है। और ये वहां पे तुम्हारे टीम एक्शंस वाले इसमें है भी, इसके फुटर में, फुटर समझते हो ना, यहाँ पे है ये, स्ट्रीम द बूट कैंप एंड बिंज वॉच एट। हाँ भैया, मेरे को ही समझ में नहीं आया क्या है ये बेसिकली एक यूआरएल शॉर्टनर, जैसे ये इतना बड़ा यूआरएल है ना, इसको कहते हैं यूआरएल, हाँ ठीक है। ये इतना लंबा है, तो मेरे को हाँ छोटा करने के लिए ना इस यूआरएल को, एक सॉफ्टवेयर आता है, एक साइट पे गया, इस यूआरएल को वहां पे डाला, उसने मुझे यही यूआरएल छोटा करके दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा सा है। ओके अब मैंने हाँ वहां पे डाल दिया स्ट्रीम द बूट कैंप, मतलब कि इस बूट कैंप को मजे लेके देखो, और एकदम सीक्वेंशियल ऑर्डर में। जैसे ये प्लेलिस्ट ही खुलेगी जब तुम इसको खोलोगे ना। अगर मैं इसको यहाँ से खोल लूँ, हाँ खोल क्यों नहीं रहा? अभी बहुत सारा सामान है इसमें, हैंग हो रहा है, कोई बात, ये चलो खोल दिया। तो इसको जब खोलोगे ना, तो ये YouTube वाली यही वाली प्लेलिस्ट ही खुल रही है। अच्छा। और मेरे को एक और डाउट था, आपने जो बोला था कि जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 मतलब हम लोग वहाँ पे लिख के जिसका निकाल सकते हैं नोट्स एंड ऑल, वो कहाँ पे लिखना है मेरे को नहीं समझ में आया, बढ़िया, तो ये मतलब डॉक्यूमेंट्स में। और ये चंदू आप भी देख लो, ये ना, ये जो गूगल डॉक्यूमेंट है, ये भी मैं आपको दे दूंगा, ये सब उस डिस्कॉर्ड के ग्रुप में है। तो ये ऐसा डॉक्यूमेंट है, इसमें आपके सारे नोट्स, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर, सब कुछ इस डॉक्यूमेंट में एक जगह पे एसिमुलेटेड होके रखा है, मैंने करा है, ठीक है। अब कंगन आप देखो, अगर आप यहाँ पे ऐसे बीच में क्लिक करोगे ना, और हाँ कंट्रोल दबाओगे, तो ये खुल जाएगा, ये किस दिखा। पे क्लिक करना है? कहीं पे भी बीच में इस डॉक्यूमेंट में ऐसे क्लिक कर दिया तुमने, कहीं पे भी, ठीक है। राइट क्लिक। हाँ, राइट क्लिक, एग्जैक्टली। उसके बाद करा तुमने हाँ कंट्रोल F, ऐसा कुछ खुल जाएगा, ये फाइंड इन डॉक्यूमेंट। नहीं नहीं, राइट क्लिक करने के बाद क्या करना है? कंट्रोल प्लस F दबाना है। कंट्रोल प्लस एफ, ओके हाँ, और फिर तुम ठीक जो है। जिस भी चैप्टर पे जाना चाहते हो उसके सीक्वेंस के हिसाब से लिखो। सपोज मैं, चलो किसी चैप्टर पे नहीं जाना चाहता, मैं पोएम 1 पे जाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा कैपिटल P और 1, टड़ा, पोएम पे आ गया, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ ये एक हाँ तरीके से बेसिकली मैंने आसान तरीका बनाया, वरना तुम लोग इतने सारे पेज है ना, इसमें घूमते रह जाओगे, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो हाँ ये तो तुम्हारी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी। तो जिसका भी जो भी चैप्टर या जो भी क्लास मिस हो गई गलती से, तो वो यहाँ पे जाके उसकी ऑडियो बुक सुन ले, उसके बाद फिर वो सेशन देख ले, ऑडियो बुक सुन ले, समरी देख ले, समरी वमरी भी बना दूंगा मैं, अभी बन रही है चीजें, ठीक है। चंदू थोड़ा सा समझ आ रहा है? हाँ हाँ समझ आ रहा है। ठीक है। और कंगन आपको और सबको आ रहा है ना समझ? हाँ हाँ आप लोग तो खिलाड़ी हो गए, अब तो खिलाड़ी हो गए। तो ये रैट ट्रैप के तीनों पार्ट यहाँ पे पड़े होने चाहिए। हाँ, ये रैट ट्रैप 1, रैट ट्रैप 2 और ये इंडिगो का नहीं है इसमें? इंडिगो का इसमें यार, इंडिगो का तो आज होगा ना लाइव सेशन एक, है ना? अरे नहीं, लाइव सेशन नहीं, ऑडियो उसमें गूगल डॉक्स में है भाई, अभी आज ही डाला है मैंने, देखो जाके। जैसे अगर तुम चैप्टर 5 डालो यहाँ पे, ठीक है, CH5 आ गया इंडिगो। आसान नहीं है कंगन, आसान है ना? बिल्कुल, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और क्या, यही तो दिमाग लगाना होता है, बस खेल हो जाता है फिर। चलो, समझ आया दीपक? मेरे में डायरेक्ट माय मदर एट 66 खुल रहा है रेड ट्रैप के बाद। उसको रिफ्रेश मारो। हाँ, यही करना पड़ेगा। चलो, तो बहुत हो गई बातें। आम कम खाना, वरना ऐसे नाक के ऊपर फुंसी बन जाएगी मेरी तरह, और फिर वो फूटेगी, खून निकलेगा, बड़ा दुख दर्द होता है यार। तो हाँ, ये दिखा रहा था मैं। लास्ट लेसन हो गया, लॉस्ट स्प्रिंग हो गया, डीप वाटर हो गया, रैट ट्रैप हो गया। सारे सेशंस और उसकी ऑडियो बुक, सारे नोट्स वोट्स यहाँ पे हैं, सब आपको मिल जाएगा, कुछ भी खोया नहीं है, बहुत बढ़िया से बना के रखा है। और उसके बाद इंडिगो आज करेंगे, पोएट्स एंड पैनकेक्स नहीं आ रहा, इंटरव्यू नहीं आ रहा, गोइंग प्लेसेस नहीं आ रहा। अब अगर ये पता करना हो कि क्या नहीं आ रहा क्या आ रहा है, तो अपने ये इस पे जाओ github.com/aadhar54/english का ट्यूशन, जो एक बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पे तुम्हारे सारे नोट्स वोट्स मैं रखता जाता हूँ, ताकि तुम इसको बाद में, जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा 1 महीने बाद, तो इसको यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना जिप, ठीक है। चंदू समझ पा रहे हो आप ये बात?
पा रहे हैं। चंदू आप बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं नहीं। ठीक है, तो ये डरना मत इससे, गिटहब कुछ नहीं होता। गिटहब एक वो है, जगह होती है जहाँ पे लोग अपना कोड वोड रखते हैं, तो ये अच्छा लगता है मेरे को, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो ये अगर आप, मैं ये लिंक दूंगा ना तुमको चैट में, तुम जाके भी इसको डायरेक्टली बिना लॉगिन वॉगिन करे भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जाके तुम देखोगे, जब नीचे आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हें सारे डिलीटेड टॉपिक्स दिख जाएंगे। दिख रहा है कंगन? हाँ हाँ। हाँ, तो फ्लेमिंगो में क्या डिलीट हुआ है? पोएट्स एंड पैनकेक्स डिलीट हो गया, इंटरव्यू डिलीट हो गया, गोइंग प्लेसेस डिलीट हो गया, हटा दिया। विस्टास में ये 3 डिलीट हो गए, राइटिंग सेक्शन में ये डिलीट हो गया। तो कभी भी अगर डाउट हो कि क्या डिलीट हो गया है और क्या सिलेबस में बचा है, तो सिलेबस भी मैंने यहाँ रखा है। रिवाइज सिलेबस तुम्हारा ये रहा, रिवाइज इंग्लिश कोर 2020-2021, ठीक है। चलो अब ठीक है। और तुम्हारे लिए जो गिफ्ट है वो आज वैसे ही मैं यहाँ फ्लेमिंगो में रख चुका हूँ। अभी मैंने शायद पुश नहीं करा है इसको, यहाँ से पुश मार देते हैं। टर्मिनल खोला, फटाफट पुश मारते हैं, फिर सेशन तुम्हारा वो शुरू करते हैं। यार बहुत देर हो गई। डेस्कटॉप पे जाते हैं, इंग्लिश का ट्यूशन ऐड करते हैं। ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो वहां से सिर्फ जाके डाउनलोड करना है, जैसे चिंता मत करो, सोचो भी मत कि क्या हो रहा है। कमिट करेंगे कि क्या डाल दिया हमने, समरी पीडीएफ एडेड फॉर इंडिगो। बहुत मस्त चीज डाली है मैंने आज इंडिगो के लिए, बहुत काम आएगी आगे चल के। इतना बड़ा चैप्टर तुम खेल जाओगे। पुश कर दिया इसको, पुश करने से क्या होगा, ये वहां पे आ जाएगा, रिजॉल्व हो गए डेल्टाज, हो गया। चलो अब इसको अगर हम यहाँ से रिफ्रेश मारेंगे और मैं फ्लेमिंगो के अंदर अगर प्रोज में जाऊंगा, तो मुझे ये इंडिगो समरी मिल जाएगी। इसको देखेंगे, ये एक तरीके से आसान कर दिया मैंने तुम्हारा चैप्टर, ताकि तुम्हें पूरा चैप्टर कभी ना पढ़ना पड़े। पीडीएफ है, इसको कर लेना डाउनलोड, इसको बाद में देखेंगे। कंटेंट को बंद करो, इंडिगो को शुरू करते हैं। चलो शुरू करें इंडिगो को। यस सर। ठीक, तो इंडिगो अबाउट द ऑथर। लुइस फिशर 1896 was born 1896 to 1970 was born in Philadelphia। और फिलाडेल्फिया एक जगह है। एक बार हम वो खोल लेते हैं, अपना सफारी खोल लेते हैं। कहाँ पे है फिलाडेल्फिया? पेंसिल्वेनिया में, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जगह है, ठीक है। तो लुइस फिशर जो है, जिन्होंने ये लिखा है, तो वो फिलाडेल्फिया में है। देखो मतलब हम एक तरीके से भारतीय होके हम इतना चीजों से प्रभावित नहीं होते, लेकिन हमारे देश के जो लोग थे, जो हु वर द फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने कितना बड़ा बड़ा काम करा था कि दूसरे देशों के लोग भी उनके बारे में लिख रहे हैं। लेकिन हम नहीं जानते उनको, सुभाष चंद्र बोस को हम नहीं जानते, लाला लाजपत राय के बारे में हम नहीं जानते, गांधी जी के बारे में। तो फिलाडेल्फिया में रहते थे, उन्होंने ये लिखा है। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी। और ब्रिटिश आर्मी के थे, वॉलंटियर थे उसमें। वॉलंटियर होता है कि ऐसा एक रूल होता था पहले, अब पता नहीं होता ही नहीं होता, लेकिन जब भी एक सर्टेन एज में आते हो, तो आपको आर्मी के लिए वॉलंटियर करना पड़ता है। और कोरिया में तो आज भी ये रूल है, चाइना में भी है, लेकिन शायद इस वक्त ब्रिटेन में है या नहीं, ये नहीं पता मेरे को। बिटवीन 1918 एंड 1920, तो 1918 से 1920 तक वो वॉलंटियर कर रहे थे ब्रिटिश आर्मी में, मतलब वहां के लिए काम करते थे, ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ सोल्जर ही एक नहीं होता ब्रिटिश आर्मी में। कुक होता है, डॉक्टर होता है, 1000 तरीके की चीजें होती है। फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। और उसके बाद 2 साल तक सर्व करने के बाद उन्होंने अपना करियर जो है वो जर्नलिस्ट में बनाया। ऐसा नहीं कि अगर इंडिया में एक तरीके से अगर ऐसे एक बार कुछ टीचर बन गए तो टीचर ही बने रहे, इंजीनियर बन गए तो पूरी जिंदगी इंजीनियर। तो यहाँ पे इन्होंने पहले 2 साल आर्मी में करा, फिर अपना करियर बदलने की हिम्मत रखी और जर्नलिस्ट बने। फिर उन्होंने पत्रकारिता उठा ली, रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू, ये बहुत बड़े बड़े अखबार हैं और मैगजीन्स भी हैं इनकी, एंड फॉर द यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस। और बहुत सारे यूरोपियन, मतलब जो कि यूरोप में पब्लिश होते हैं, और एशियन जो कि हमारे कॉन्टिनेंट में होते हैं, उसमें बहुत सारे पब्लिकेशंस में, अखबारों में के लिए लिखा। He was also a member of the faculty at Princeton University। और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी एक बहुत, किसी ने सुना है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का नाम? हाँ।
शायद जो स्वदेश में जो मोहन भार्गव था वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हुआ था जब वो नासा में काम करता था। तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी मेरे को इसलिए याद है, और बहुत ही एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, काफी रिकॉग्नाइज्ड है ना। बहुत ज्यादा। और अगर अभी भी मैं बोलूंगा कि अभी भी बहुत सारे कोर्सेरा से अच्छे अच्छे कोर्सेज मिल रहे हैं बहुत सारी फील्ड्स में। तुम्हें जो भी इंटरेस्ट हो अपने कोर्स कर लेना, अभी भी फ्री मिल रहा है मेरे हिसाब से। और प्रिंसटन का भी है वहाँ पे, हार्वर्ड का भी है, और हांगकांग यूनिवर्सिटी का भी देखा था मैंने। और हर एरिया में है, कोडिंग में है, साइकोलॉजी में है, तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और उसने एक किताब लिखी थी, हमारे लुइस फिशर साहब ने, उन्होंने लिखी थी, एक अमेरिकन थे वो, और किताब का नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by the Times Educational Supplement. और कोई किताब के बारे में जानते हो जो गांधी जी के बारे में लिखी है या गांधी जी ने लिखी है? इंटरैक्टिव एक था, बताओ। किताब नहीं थी, उसका एक्सट्रैक्ट पढ़ा था मैंने, तो उसमें बताया गया था। उसमें ज्यादा कुछ नहीं, वो सत्याग्रह से रिलेटेड था, मतलब वो बेसिकली सत्याग्रह की बुक थी, सॉल्ट सत्याग्रह, एसएसटी तो उससे रिलेटेड था वो। आज का जो चैप्टर है, आज का जो लेसन है, वो तुम्हें एसएसटी की फीलिंग दिलाने वाला है फिर से। हालांकि 12वीं में एसएसटी नहीं होती, लेकिन तुम्हें याद आ जाएगी अपनी एसएसटी। और कंगन, तुमने कोई महात्मा गांधी के बारे में, किताब के बारे में सुना है? नहीं, बस उनकी लाइक वो मतलब नॉन वायलेंस वगैरह के बारे में सुना है, सत्याग्रह एंड ऑल दैट, बट कोई पर्टिकुलर बुक नहीं पढ़ा मतलब। बढ़िया। और हमारा ये पीयूष और चंदू, आपने सुना है? नहीं सर, बुक तो नहीं पढ़े सर, 10th में वैसे सत्याग्रह का पढ़े थे हिस्ट्री में। एसएसटी में पढ़े थे ना तुम, हिस्ट्री में? हाँ हाँ सर। और चंदू आपने? मैं सिर्फ पढ़े थे, बुक्स तो ऐसे कुछ नहीं पढ़े। अच्छा, तो एक्चुअली मेरे ऑफिस में पढ़ी हुई थी एक दिन किताब, ये माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो गांधी जी ने लिखी थी। और वो एकदम मतलब शुरुआत हो करती है उनके बचपन से, और कहीं पे एकदम बीच में जाके खत्म हो जाती है। और बहुत ही पतली सी किताब है, बहुत ही कमाल की किताब है। और उसमें मतलब वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस लिखते हैं बहुत ही। अगर मैं कुछ भी कह दूं गलत, और जो भी रिकॉर्डिंग देख रहा है, जो भी देख रहा है इस वक्त, तो ये मत सोचना कि मैं किसी की इंसल्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये बहुत बहुत ही रिस्पेक्टेबल फिगर है हमारी कंट्री के लिए, तो यार ये भगवान ही थे। अब कुछ लोग कुछ मानते हैं, कुछ लोग कुछ मानते हैं, लेकिन जो सच है, सच तो इतना ही है कि इन्होंने, इनका पार्टिसिपेशन तो था, ठीक है, हमारी देश की फ्रीडम के लिए। इतना मैं क्यों बांध रहा हूँ, इतना ज्यादा क्यों बांध रहा हूँ, चैप्टर क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझने का। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि बहुत ही, जैसे शुरुआत करते हैं, अपनी शुरुआत के बारे में बताते हैं, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है। उसमें क्या बताते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, बहुत ही ज्यादा मीक थे। मीक मतलब डरपोक थे। शुरुआत मतलब इनसे जब ये कोर्ट में जाते थे करने के लिए अपना, ये वकील थे, किसी को पता है वकील थे ये? सुना है? हाँ, बाय Lawyer थे। प्रोफेशन वकील थे। कोर्ट में जाते थे, केस हाँ, हार के आ जाते थे, केस के बारे में कोर्ट में बोल नहीं पाते थे, चिल्ला चिल्ला के, और डरे सहमे रहते थे। और मतलब ऐसे थे, मतलब कि अगर तुम पढ़ोगे शुरुआत के चैप्टर, कि तुम सोच ही नहीं सकते कि ऐसा इंसान कुछ बड़ा काम कर सकता है। मतलब वो, उनका परिवार भी अमीर था, और भाई थे, भाई भी एक काम कर रहा था, लॉयर के उसमें कुछ काम कर रहा था, और ड्राफ्टिंग का। कितनी पुरानी कहानी है, सोचो 1917 की बात बता रहा हूँ। तो उस वक्त कर रहे थे। और फिर क्या हुआ कि किसी तरीके से इनको साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला। वहां पे इनके साथ खेल पलटा कि किसी ने मतलब ये जब जा रहे थे, तो क्योंकि वहां पे वो ब्लैक्स और व्हाइट्स में इतना फर्क था, इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था, इनका सामान एक बहुत ही ठंडी ठंडी रात में, इनका सामान ट्रेन से उठा के फेंक दिया था। और मतलब वहां पे जाके इतना ज्यादा दुखी हुए थे कि इन्होंने रेजोल्यूशन लिया था। और मतलब कुछ कुछ चीजें थी जो इनकी जिंदगी में हुई थी, जो बहुत ही ज्यादा मतलब कोई किसी को हिला के रख देने वाली चीजें होती हैं। एक और चीज हुई थी इनकी, कि इनकी जो एक, उसमें इन्होंने लिखा है कि इनकी जो पत्नी थी, इनकी जो वाइफ थी, कस्तूरबा बाई, वो शायद इनका कोई बात नहीं मान रही थी, या कुछ लड़ाई चल रही थी, तो ये उनको हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल देते हैं। लिखा है इन्होंने, ठीक है, घर से बाहर निकाल देते हैं।
और बहुत बहुत सुनना है इस बात को, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है ये चैप्टर पढ़ने के लिए। जब बाहर निकाल देते हैं तो अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं कि वो समझ पा रहे थे, वो उस जैसे से बाहर निकाल रहे थे अपनी पत्नी को, वो समझ पा रहे थे कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि भेदभाव है, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, मेल ईगो फीमेल ईगो, और उसके कंसेप्ट समझ रहे थे उस वक्त 1917 की बात है ये। और फिर वो भी रोने लगे, उनकी पत्नी भी रोने लगी, और दोनों घर में वापस चले गए, और उसके बाद उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। तो मतलब इतना ऑनेस्ट उन्होंने अकाउंट लिखा है, अगर तुम पढ़ोगे किताब तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं शटल में जाते जाते पढ़ रहा था एक दिन, मैं भी सोच रहा था कमाल ही है। तो यहाँ तक सबको मतलब ठीक है, यहाँ तक बोर तो नहीं हो रहा अभी तक? नो सर। ठीक है, तो अब हो गए बोर, क्योंकि नहीं भैया, अब चैप्टर शुरू हो रहा है। तो अब चैप्टर थोड़ा लंबा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सच्चाई वाला चैप्टर है। इससे पहले तुमने जितने भी चैप्टर पढ़े बहुत ही अलग चैप्टर थे, और ये जो चैप्टर है ये थोड़ा हिस्टोरिकल तरीके का चैप्टर है, और एक बहुत ही मोटिवेटिंग चैप्टर है। दिखाता है कि कहाँ से क्या क्या हो सकता है, और छोटी सी शुरुआत से तुम पूरे सिस्टम को कैसे हिला सकते हो बिना एक हथियार भी चलाए हुए। तो तुमने सुना होगा नॉन वायलेंस, और अगर ये वाले गाल पे मारो तो ये आगे कर दो, ये गाल पे मारो तो ये आगे कर दो, और तुम सोचते होगे कि ये तो सब बातें मन गढ़ंत हैं, और तो ऐसा होता नहीं होगा, क्योंकि कोई तुम्हें मारेगा तो तुम्हें दर्द तो होगा ही। लेकिन यहाँ पे तुम समझोगे कि कैसे वो इस नॉन वायलेंस को लेके चलते थे। वो बेवकूफ नहीं थे, बहुत समझदार थे। जाके उसकी आंख में जाके चैलेंज करते थे और बोलते थे हाथ लगा के दिखाओ, ऐसी हालत थी। तो हम करते हैं शुरू इसको, अब बहुत बातें हो गई। हाँ, तो when I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1970. कौन है ये? when I first visited, कौन है? लुइस फिशर हैं, ये हमारे ऑथर हैं, वो बोल रहे हैं। तो जब वो पहली बार मिले उनसे, गांधी जी से 1942 में एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम 1942, ठीक है, अभी भी हैं 5 साल है हमारी आजादी को। तो आश्रम में जाके सेवाग्राम में मिले। आश्रम उनका कहाँ पे था, कोई बताएगा? किसी को है जनरल नॉलेज? बेसिक साबरमती में ही। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, शाबाश। तो इन सेंट्रल इंडिया, तो ये वही साबरमती, गुजरात। तो ही सेड आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड, और वो बताते हैं कि मैं बताता हूँ कि कैसे शुरू हुआ ये, ब्रिटिश लोगों को हमने कैसे निकालना शुरू करा। इट वाज इन 1917, और ये मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1917 से। और एक तरीके से महात्मा गांधी जी उनको पूरी कहानी सुना रहे हैं हमारे ऑथर को। और ये देखो, मतलब हालांकि जो ऑथर है वो ब्रिटिश है, लेकिन महात्मा गांधी जी बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। वो तो लड़ते थे डिस्क्रिमिनेशन के लिए। तो वो इंडियन और ब्रिटिशर में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, वो किसी धर्म में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। तो सेम, उतनी ही सेम उदार भाव से, उतना ही प्यार से वो एक ब्रिटिशर को भी कहानी सुना रहे हैं। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. और लखनऊ में जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो इसकी हालत आज बहुत जर्जर हो रखी है, वो 1916 में दिसंबर में उसकी एनुअल कन्वेंशन हुई थी। अच्छा बताओ, एनुअल कन्वेंशन क्या होती है? क्या समझते हो तुम इससे? एनुअल मीटिंग मतलब साल भर का एक ही जगह पे इकट्ठा होकर पूरा रिपोर्ट क्या क्या प्रोग्रेस हुआ सब बताना होता है। तो जैसे अगर कोई किसी घर वाले या किसी का कोई पापा मम्मी है, कोई अगर किसी ऑफिस या किसी उसमें काम करते हैं, स्कूल वूल में काम करते हैं, कॉलेज में काम करते हैं, तो साल में एक जरूर ऐसी मीटिंग होती है जहाँ पे पार्टी भी होती है, खाना भी होता है, और ये बताया जाता है कि इस पूरे साल में क्या क्या हुआ। गया है कभी कोई? एनुअल फंक्शन काइंड ऑफ। एनुअल फंक्शन, बिल्कुल सही। तो वैसे ही ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल फंक्शन था, ठीक है। हाँ, और जो कि कब हुआ था? दिसंबर में हुआ था, 1916 में हुआ था, और लखनऊ में हुआ था। ये 3 चीजें याद रखना। There were 2,301 delegates, और 2,301 delegates थे आए उसमें, and many visitors। और डेलीगेट्स क्या होते हैं और विजिटर्स क्या होते हैं? डेलीगेट्स होते हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्ट थे। मतलब जैसे तुम किसी की सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, जैसे अभी जैसे सपोज हाँ, तो सपोज कि स्टैनफोर्ड ने एक कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई और उसका हमें उसका डॉक्यूमेंटेशन पब्लिक कर दिया, ठीक है। अब 2 तरीके के लोग होंगे वहां पे। एक तो उसके डेलीगेट्स होंगे। डेलीगेट्स माने कि उसके खुद के स्टूडेंट्स, जो कि जिन्होंने या तो उस पर काम करा होगा, या फिर जो कि स्टैनफोर्ड से जुड़े हुए हैं, जो पैसे देके जुड़े हुए हैं उससे, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन है स्टैनफोर्ड में, उसके टीचर्स, उसके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, वो उनके डेलीगेट्स हो गए।
और एक हो गया पूरी दुनिया, जैसे कि अफ्रीका, इंडिया, चाइना, वाइना, जो भी जितनी भी कंट्रीज, वो सब उसके एक तरीके से विजिटर्स हो गए। मतलब मैं जाके वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के सीख सकता हूँ, लेकिन मैं स्टैनफोर्ड का पार्ट नहीं हूँ। ठीक है, समझ आया डेलीगेट्स और विजिटर्स के बीच में मतलब फर्क? बताओ। हाँ। ठीक है, वेरी गुड। तो 2301 डेलीगेट्स थे, 2301 मेंबर्स थे और बाकी बहुत सारे विजिटर्स थे ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। और जब वो चल रही थी मीटिंग, जब वो कन्वेंशन चल रहा था, एनुअल फंक्शन चल रहा था उनका, गांधी रिकाउंटेड। और उस वक्त क्या हुआ, गांधी बताते हैं, गांधी जी बताते हैं, अ पेजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया। और तब एक गरीब किसान मेरे पास आया, जो कि बिल्कुल जैसे एक इंडिया का गरीब किसान दिखता है वैसे ही दिख रहा था, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था। पुअर एंड इमेशिएटेड। और पुअर का तो मतलब तुम जानते हो, इमेशिएटेड का मतलब होता है जिसके पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं होता। एक बार मैं एकदम तुम्हें प्रॉपर डेफिनेशन। वीक। वीक, तो हाँ, बहुत ही मतलब खाने पीने का पैसा नहीं होता उसके पास, तो वो बहुत थिन और वीक होता है, क्योंकि उसके पास, देखो यहाँ पे भी लिखा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ इलनेस और अ लैक ऑफ फूड, सो एबनॉर्मली थिन और वीक। मतलब उसके हाथ बहुत ज्यादा थिन हो रहे होंगे और उसकी बॉडी मेल न्यूट्रिशन हो रहा होगा, उसको पैसा नहीं है उसके पास खाने का। तो ये दिखाता है कि गांधी जी से एक किसान मिलने आया, वैसा ही किसान जैसा इंडिया का हर कोई किसान दिखता है, वैसे ही गरीब और वीक। ठीक है, वीक यहाँ पे दो तरीके से है, एक तो वो खाना नहीं मिलता, पैसा नहीं है, इस वजह से वीक है, और एक की वो अपने डर की वजह से भी वीक है। किससे डर लगेगा किसान को, कोई बताएगा? जमींदार, ब्रिटिश। जमींदार, तालुकदार। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे इमेशिएटेड जो है वो वर्ड दो चीजों के लिए यूज किया है, एक तो खाने की वजह से वीक है, खाना नहीं मिलता, और मतलब खाना तो मिलता है लेकिन अच्छे से खाना नहीं मिलता, और उनको अपने डर की वजह से भी वीक, उनको डर लगता है ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से, क्योंकि उनके जो जमींदार थे वो ब्रिटिश थे। जमीन ब्रिटिश की थी, क्योंकि ब्रिटिश ने तो आके इंडिया पे ऐसे बोल दिया था पूरा इंडिया हमारा है, तुम तो सब नौकर हो, ऐसा ऐसा हाल था। तो जमीन जो जिसपे वो काम करते थे फार्मर्स, वो ब्रिटिशर्स की थी, और जो फार्मर्स थे वो इंडियन थे। तो इसलिए वो बहुत डरे हुए थे, डर में रहते थे, क्योंकि कोई भी लॉ लाके ला देते थे, भाई अब से चलो, अब से नाच गाना होगा यहाँ पे, चलो अब से तुम शेयर क्रॉपिंग करो, चलो अब से 15% इंडिगो भरो, इंडिगो एज अ टैक्स भरो, चलो अब जर्मनी बना रही है तो तुम हमसे हमें ही पैसा दो ताकि हम तुम्हें इससे बाहर फ्री कर सके। तो मैं ये सब समझाऊंगा, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, बोरिंग नहीं करना चाहता, ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग सा लगेगा। ठीक है, पुअर एंड इमेशिएटेड एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला। और वो जो गरीब किसान था उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि भाई मैं भाई नहीं, मतलब महात्मा गांधी जी, मैं हूँ राजकुमार शुक्ला, एंड मैं चंपारण से हूँ। चंपारण क्या है, कोई बताएगा मेरे को, किसी को पता है? जगह का नाम है। एक जगह है जो नेपाल बॉर्डर के पास में है। हाँ, और बिहार में है। ठीक है, बिहार, हाँ बिहार में लगता है। हाँ, बिल्कुल सही। तो चंपारण से एक गरीब किसान गांधी से मिलने आया था, उसका नाम था राजकुमार शुक्ला। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मेरे गांव चलो, चंपारण में चलो। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ दैट प्लेस। और गांधी जी हमारे गुजराती थे, साउथ अफ्रीका गए थे, इंग्लैंड भी गए थे, लेकिन उन्होंने कभी चंपारण जगह का नाम नहीं सुना था। और ना गांधी जी, अगर मैंने जितनी पूरी किताब पढ़ी है, मैंने पूरी किताब पढ़ी है जो उन्होंने लिखी थी, वो यहाँ के भी और साउथ अफ्रीका के भी और इंग्लैंड के भी, तीनों जगह के सुपरस्टार थे, बन चुके थे, मतलब लोगों के लिए मसीहा होता है ना एक तरीके से। जहां पे भी जाते थे उनको ना, जैसे अगर वो इंग्लैंड से वापस आते थे तो यहाँ पे उनका जो, उनको शिप में ही रहने को कहा जाता था कुछ दिन के लिए, ताकि क्योंकि इतने सारे लोग उनसे मिलने आते थे, ताकि उनसे वो सब लोग कम हो सके। एक तरीके से वो उस वक्त के सुपरस्टार, अगर मैं रिस्पेक्ट के साथ कह सकता हूँ, तो थे, क्योंकि मैंने उनकी पूरी किताब पढ़ी है। समझ आ रहा है चंपारण क्या है? हाँ। ठीक है, हाँ। अभी हाँ बढ़िया। तो गांधी जी ने उस जगह का नाम कभी नहीं सुना था, उनको नहीं पता था कि चंपारण कहाँ पे है, उनको नहीं पता था कि वो बिहार में है। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। और वो फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज मतलब जो पहाड़, हिमालय के जो पहाड़ है उनके फुट हिल्स में था, उनकी वैली में था, और नेपाल से लगा हुआ था, और था कि कहाँ पे, बिहार में था, इंडिया। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, और एक पुराने रूल, एक पुराने अरेंजमेंट के हिसाब से, अरेंजमेंट क्या होता है, जो रूल सेट किए होते हैं बहुत पहले, जैसे कि सपोज बहुत पहले हमारे लिए रूल सेटअप किए थे कि 3 बत्ती हो गई ट्रैफिक लाइट में, लाल, येलो और हरी। तो वैसे ही, जो कि बदली नहीं अभी तक, जैसे कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम था जो अब बदला है, लेकिन वो एक पहले से अरेंजमेंट चल रहा था। तो एंशिएंट अरेंजमेंट, अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण
peasants were sharecroppers. बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं. अब बताओ शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं. फिर मैं बताऊंगा क्या होता है. बताओ कौन बताएगा. शेयर क्रॉपर्स मैं बताता हूँ भैया. बेसिकली इसमें जमीन किसी और की होती है. हाँ आप उसमें काम करते हो, हाँ अपना कुछ हिस्सा रखते हो और बाकी हिस्सा उनको दे देते हो. बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन दिया. कंगन आप कुछ ऐड करना चाहोगे. वही कि किसी और का लैंड होता है, हमें उस लैंड में वर्क करना होता है और एक एग्रीमेंट सेटअप होता है. लाइक कभी 50-40, कभी 50-50 का होता है, कभी 60-40 का होता है. तो उस एग्रीमेंट के हिसाब हाँ बिल्कुल सही. सही. और चंदू और पीयूष आपको समझ आ रहा है. यस सर. ठीक है. तो शेयर क्रॉपर क्या होता है कि ब्रिटिशर्स ने क्या करा था. भारत आ गए थे. वो भारत पे कब्जा कर लिया था. 200 साल तक राज्य करा. और उन्होंने क्या करा, सारी जमीन अपने नाम पे कर रखी थी. और जो भारत के जो किसान थे, गरीब किसान थे, उनको वो रेंट पे देते थे. वो मतलब उनको वो कहते थे कि भाई तुम तो हमारे शेयर क्रॉपर्स हो. उसका क्या मतलब है कि हम तुम्हें अपनी जमीन देंगे, तुम उस पे ये चीजें उगाओ, अपने ये खेत वेत बनाओ, उस पे अपनी ये फल फल कह रहा हूँ, क्या कहते हैं उसे, अनाज वनाज उगाओ, अपने ये क्रॉप्स उगाओ. और उसमें से जितना प्रॉफिट है उसका कुछ परसेंट हमें दो एज अ टैक्स काटते थे, रेंट काटते थे. ठीक है. तो उसे कहते हैं शेयर क्रॉपिंग. जमीन किसी और की, तुम उस पे उगाते हो क्रॉप्स और उसके बाद उसमें से रेंट देते हो. जो भी प्रॉफिट बनता है उसमें से रेंट देते हो. राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम. और राजकुमार शुक्ला जो थे हमारे, ये भी एक बहुत महान किसान थे. तो ये एक उनमें से एक थे. शेयर क्रॉपर थे ये भी. और क्योंकि ये शेयर क्रॉपर थे इसलिए वो शेयर क्रॉपर्स का, गरीब किसानों का दर्द समझ पा रहे थे और इसीलिए वो गांधी जी से मिलने आए. ही वॉज इलिटरेट बट रेजिल्यूट. इलिटरेट मतलब कि वो अनपढ़ थे, बट रेजिल्यूट. रेजिल्यूट क्या होता है बताएगा कोई मेरे को. किसी को पता है. बताओ बताओ. डिस्कनेक्ट हुए, कोई बात नहीं. हेलो हेलो. हेलो दीपक, हेलो कंगन, आपको अब आवाज आ रही है. चंदू भी शायद. कि कैसे हो गए डिस्कनेक्ट. पता ही नहीं चला. लाइक बोल रही थी, फिर अचानक से रुक गया. आई थिंक वो मीटिंग लिमिट खत्म हो गया था, टाइम लिमिट. अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन चल रही है मीटिंग तो. चलो कोई नहीं, कोई बात. चंदू कहाँ है. ज्वाइन ज्वाइन कराते हैं उसको भी फटाफट. हाँ तो कहाँ पे छूटा था कंगन, बताओगे. हैं. दीपक, पीयूष, कंगन, आप कहाँ पे छूटे थे बताओगे. क्या हो रहा है, फिर से प्रॉब्लम हो रही है क्या कुछ. पीयूष तुम्हें सुनाई दे रहा है. कराते हैं भाई इनको ज्वाइन. पीयूष तुम तो यहाँ पे हो, तुम्हें सुनाई दे रहा है. दीपक तो हो रहा है हमारा इंटर. दीपक आवाज आ रही है. ये पता नहीं बीच में आवाज नहीं आ रही थी आप सबकी. अच्छा अब आ रही है आवाज ना. हाँ भैया.
हाँ तो 1 मिनट बस कंगन को भी एंटर करने दो। हाँ तो दीपक ये बताओ कहाँ पे छूटा था? वो बता रहे थे कि आपने फुट हिल्स बता रहे थे आप, नेपाल, मतलब हाँ शेयर क्रॉपर आगे पहुंच गए। अच्छा अच्छा शेयर क्रॉपर। हाँ तो अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट मतलब पहले के रूल्स जो सेट थे उसके हिसाब से चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, और वो ब्रिटिशर्स के लैंड के ऊपर क्रॉप्स उगाते थे और जो प्रॉफिट मिलता था उसमें से टैक्स भर के ब्रिटिशर्स को देते थे। राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक थे, वाज वन ऑफ देम। ही वाज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, और वो इलिटरेट था लेकिन रेजोल्यूट था। इसका क्या मतलब है बताएगा? सर देशभक्त। हाँ नहीं 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 नहीं, मतलब वो अपने, मतलब वो इलिटरेट थे बट एक वो थे अपने वादे पे अटल रहने वाले, जो बोलते थे मतलब। हाँ तो यहाँ पे देशभक्त का नहीं है, मतलब इलिटरेट थे मतलब अनपढ़ थे, बट रेसिल्यूट थे मतलब दृढ़ निश्चयी थे, मतलब कोई चीज ठान लेते थे दृढ़ निश्चय। तो करके ही मानते थे वो चीज। अच्छा इन बेचारों का छूट जाएगा यार, मीटिंग अभी दिखा रहे हैं। रुको मैं ऐसा करता हूँ, या तो दोबारा से मीटिंग करता हूँ स्टार्ट, दोबारा से मीटिंग करता हूँ स्टार्ट, ठीक है? बोलो। ओके। ओके सर। दोबारा मीटिंग स्टार्ट करूँ क्या? बस 1 मिनट बता रहा हूँ मैं तुमको क्या करना है। ओके। ये एंड करता हूँ और दोबारा से स्टार्ट करते हैं वहां से जहां से हमारा रह गया। एंड मीटिंग।